नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास में हम ऐसी बातें करते हैं जो इनसाइटफुल होती हैं और ऐसे विषय लेते हैं जिसके बारे में हम सब कहीं न कहीं सोच रहे होते हैं। उस सोच को एक धारा के साथ लेते हुए हम कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ हमें थोड़ा संतोष होता है कि मीडिया किस तरह से पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है। मीडिया के साथ में पॉलिटिक्स किस तरह से पूरे देश को प्रभावित करती है, कर सकती है, चुनावों को प्रभावित करती है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो मीडिया का जो रोल है वो किसी किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर एक खतरे की तरह मंडराता भी दिखाई देता है। आपको बांग्लादेश की याद आती है, आपको मालदीव्स की संभावित स्थितियां दिखाई देती हैं, आपको श्रीलंका दिखाई देता है। और भारत के बारे में कुछ लोग जिस तरह के कयास लगाते हैं, अमेरिका की भूमिका की बात करते हैं, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं गोविंद पारीक जी, डॉक्टर गोविंद पारीक जुड़ रहे हैं, भारत जयपुर से कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ हैं नागेंद्र रॉय जी, जो मुख्यतया टेक्नोलॉजी और कल्चर दोनों के साथ में संबंध रखते हैं। शुरुआत में गोविंद जी आपसे करना चाहूँगा, और विशेष करके बांग्लादेश के हालात के बाद में एक कांग्रेसी नेता का ये वक्तव्य, उसका सिरा पकड़ के हम और दूर की यात्रा करेंगे। पर उन्होंने ऐसे कहा कि वो आम जनता में असंतोष था और यदि सरकार की नीतियां ठीक नहीं होंगी तो इस तरह से हालात भारत में भी हो सकते हैं। मुझे ये बात जोड़ने दीजिए कि वो बात अपने आप में एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र में अगर कोई राजनीतिक दल का नेता कहता है तो उससे ऐसा लगता है कि उसको प्रजातांत्रिक पद्धति में आस्था नहीं है, क्योंकि एक ढंग है ना सरकार को बदलने का। और बांग्लादेश की तुलना भारत से करते हुए आप उसको किस तरह देखते हैं? उसके बाद हम फिर मीडिया के रोल की बात करें। अशोक जी, ये बात सही है कि इस तरह की बातें उठी थी। भारत में कुछ राजनेताओं ने ऐसे वक्तव्य दिए थे जिसमें जो प्रमुख विपक्षी दल है उनके साथ साथ छोटे मोटे दलों के कार्यकर्ता राजनेताओं ने भी इस तरह के वक्तव्य दिए। हालांकि एक दूसरा परिप्रेक्ष्य मैं ये मानता हूँ कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र में जो अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण, अपनी अखंडता के कारण, अपने विशाल नेटवर्क के कारण, अपनी विविधताओं के कारण, अपनी ऐसी जो जिसे कहते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ऐसी है कि उनके चलते हुए मुझे लगता नहीं है कि कभी भारत में बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन जो विषय के आधार पर आप जो चर्चा करना चाह रहे हैं, तो मेरा मानना है कि मीडिया जिस तरह का रोल निभा रहा है इन सब चीज़ों में, जैसे बांग्लादेश की घटनाक्रम को ही लेते हैं, तो बांग्लादेश के छात्र आंदोलन को बांग्लादेश के मीडिया ने बहुत ही उत्तेजनापूर्ण तरीके से उसको प्रचारित प्रसारित किया। एक ऐसा एनवायरनमेंट बना कि जिसमें छात्र पूरे बांग्लादेश के, ढाका के नहीं बल्कि पूरे देश भर के छात्र एक साथ, स्टूडेंट्स, लीडर सारे एक साथ जुड़े। और स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि यूथ एक साथ जुड़ गया। दूसरे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो हुई जुड़ी, लेकिन उनके साथ जब पूरे यूथ का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो अब उन परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि न तो आर्मी कुछ कर पा रही है, न पुलिस कुछ कर पा रही है। और पुलिस के साथ जो परिस्थितियां हुई वो हम सब ने देखा। इन परिस्थितियों को हालांकि मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उपयुक्त नहीं मानता कि ऐसी परिस्थितियां यहाँ भी हो सकती हो। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि मीडिया को, भारत में इस मीडिया की कोई गोदी मीडिया करके आलोचना करता है, कोई उसकी किसी और तरीके से आलोचना करता है, लेकिन कमोबेश भारत में अभी भी डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारी मीडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है कि अब मीडिया के वैल्यूज़ भी काफ़ी कुछ अपने तरीके से चल रहे हैं। हालांकि कुछ एक मीडिया है कि सब सारे मीडिया एक जैसे नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बहुत रेस्पॉन्सिबल तरीके से उनको अपना बिहेव करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नौसिखिया के हाथों में अगर कुछ झुनझुना मिल गया तो वो कुछ गलत तरह की हरकतें भी करते रहते हैं और ऐसी हरकतें हम देखते आए हैं लगातार। लेकिन ओवरऑल अगर मेरा मानना है कि अगर इस तरह की कोई वक्तव्य राजनीतिक दल देता है तो वो एक तरह से देश की अखंडता के लिए खतरे का प्रतीक है। ऐसे राजनीतिक वक्तव्यों से बचना चाहिए और ऐसे वक्तव्य देने वालों की खुल करके निंदा करनी चाहिए। तो ये हमने मिलकर बड़े सम्मान के साथ में उनकी निंदा की दिशा में जो एक संकेत दिया है उसको लेते हुए मैं एक बात कितनी बड़ी बन जाती है नागेंद्र जी। हम बचपन में भी ऐसे सुनते थे, बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। और कई बार हमें लगता है कि ये एकदम डिसप्रपोर्शनेट वे में अगर किसी बात को खींचा जाएगा तो वैसे ही बिखर जाएगी।
पर हम देखते हैं राजनीति में कि कई बार ऐसा होता नहीं है। कुछ बातें जो आपको लगता है उसका कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, उसमें खोखलापन है, लेकिन वो एक समय में ऐसा परसेप्शन बिल्ड कर देती है कि लोग उसको सही मानने लग जाते हैं। इसमें मुझे लगता है सोशल मीडिया और मीडिया दोनों का जो रोल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? गोविंद जी ने सही कहा कि भारत में जो मीडिया है वो प्रजातांत्रिक ढंग से अभिव्यक्ति कर रहा है, पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई एक एजेंडा ड्रिवन मीडिया कैंपेन जैसी सोशल मीडिया पर भी चल रही होती है या मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी चल रही होती है, उसका कितना पॉलिटिक्स पर प्रभाव पड़ता है, पड़ा है? नागेंद्र जी। धन्यवाद अशोक जी। सहमत हूँ गोविंद जी से काफी हद तक, और इसमें जो मीडिया जो है, अगर वो सत्य पर आधारित और सत्य को बिना जाने किसी प्रोपोगंडा का पार्ट बन जाता है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, वो समाज में इस तरीके के गतिरोध और विचारधारा और इस तरीके के नैरेटिव्स को आगे बढ़ाता है, जो कि जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव है, चाइना है, यूक्रेन भी, सारे तो, और अगर आप इसका थोड़ा और विस्तार करोगे तो आप इसको इजराइल, फिलिस्तीन, अफ्रीकन कंट्रीज, इन सब से आप उसको जोड़ सकते हो। उन सब में क्या हो रहा है, वो तो यही रहा है कि बिना वैलिडेशन के अगर मीडिया अपना जिम्मेदाराना रोल अगर प्ले नहीं करता है, तो इस तरीके के जो असामाजिक अराजक तत्व हैं उनको पोषण मिलता है। और फिर वो, जैसा कि गोविंद जी बता रहे थे कि वो स्टूडेंट से लेके फिर वो यूथ, और यूथ से फिर पूरे नेशन में ऐसा हो गया। लेकिन भारत की परिप्रेक्ष्य में अगर आप इस बात को सोचेंगे तो लोकतंत्र की जो नींव है वो इतनी मजबूत है कि मोदी जी जैसा एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो विश्व के पटल पर नंबर 1 रैंकिंग पे चल रहे हैं काफी समय से, उनको भी प्रचंड बहुमत लाने के लिए अभी जो लास्ट लोकसभा चुनाव हुए उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। ये क्यों हुआ? अगर लोकतंत्र अगर मजबूत नहीं है, और अगर किसी ने अनजाने में या जानबूझकर भी अगर भारत के लोकतंत्र की बुराई की है या नहीं समझ पाए हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए कि वो भले किसी भी दल के नेता रहे हों, चाहे वो प्रमुख विपक्षी पार्टी हो, चाहे अन्य दल हों, चाहे वो सहयोगी पार्टीज हों, अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो उनको अपने खुद को देखना चाहिए, अपने आप को कांच में खड़े रखकर मिरर में देखना चाहिए कि अगर लोकतंत्र इतना मजबूत है तो आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कहाँ से आ गए, आप इस पूरे इकोसिस्टम में आप कहाँ फिट होते हो। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको, तो जी, मैं इस विषय में से वापस गोविंद जी के पास ये बात लेके जाता हूँ कि जी जो परसेप्शन बिल्ड होता है ना, उसमें जैसे मैं पहले कह रहा था, सही और गलत का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का इतना अधिक प्रभाव है, उसमें कई बार लोग कहते हैं कि आप फैक्ट चेक करो। अब मैं एक आम आदमी के रूप में फैक्ट चेक करने कहाँ जाऊँगा? जो कैप्शन है उसको देखकर मैं उसको देखना शुरू करूँगा, वो जो बात कह रहा होगा मैं उसको मान लूँगा। अधिकतर लोग ऐसा कर रहे होते हैं। तो गोविंद जी, आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया एक तरफ जहाँ हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन फोकट में हमारे घर पे हमारे हाथ में लेकर आ जाता है, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है जिस तरह से खबरें आ रही। सो इसका पॉलिटिकल असर कितना क्या होता है चुनाव में, कितना क्या हुआ होगा? जैसे अभी हम एग्जाम्पल की तरह उसको अगर ले लें कि एक कैंपेन चला कि ये अगर आप आए मोदी जी तो ये तानाशाही हो जाएगी और फिर कभी चुनाव ही नहीं होंगे। ऐसा कुछ राजनीतिज्ञों ने भी वक्तव्य दिए थे और इस तरह के एक कंटिन्यूअस कैंपेन था और उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते थे और मुझे लगता था कि इसका कुछ असर होने वाला नहीं है। बट आपको अब जब आप मुड़ के देखते हैं तो शायद उसका भी कुछ असर हुआ होगा। और इसका दूसरा पहलू बात का ये है कि इसकी काट क्या है? अशोक जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। आज मीडिया को देखते हैं तो मीडिया की परिभाषाओं को अगर हम प्रारंभ से लेकर अब तक देखें तो भारत की आज़ादी के बाद
जो नेहरू जी ने मिडनाइट स्पीच अपनी उनकी आज़ादी के बाद में थी पार्लियामेंट हॉल में शपथ लेते समय, उस मिडनाइट स्पीच में उन्होंने बड़ा स्पष्ट एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आजाद मीडिया की आज़ादी के तमाम खतरों के बावजूद हम भारत में स्वतंत्र मीडिया की वकालत करते हैं और स्वतंत्र मीडिया की नींव रखेंगे, स्वतंत्र मीडिया को सदैव स्वतंत्र रखेंगे। तो मीडिया स्वतंत्रता की नींव आज़ादी के बाद से पड़ गई और मीडिया जो अब तक केवल पहले शुरुआत में प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और उसके बाद सोशल मीडिया। तो अगर हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया मान लें तो हम आज देखते हैं कि प्रिंट मीडिया जो आज़ादी के समय केवल आज़ादी की आंदोलन के लिए, आज़ाद कराने की जन जागरण के लिए काम कर रहा था, बाद में फर्स्ट फेज के बाद, आज़ादी के बाद उसने डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के ऊपर काम किया और आज के दौर में वो एक बहुत अजीब सी विडंबना की पूर्ण स्थिति में है। आज का जो प्रिंट मीडिया मुख्य तौर पर, और साथ में मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी जोड़ना चाहूँगा, कि पूरी तरह से इनका व्यावसायीकरण हो चुका है। इनके अब एडिटर्स, पहले कभी अच्छे जर्नलिस्ट इनके एडिटर्स होते थे जो अपना स्वतंत्र और निरपेक्ष भाव से अपना एडिटोरियल लिखते थे और वहाँ के पत्रकारों का भी एक स्वतंत्र भाव होता था। लेकिन आज इस व्यावसायीकरण के दौर में इन मीडिया समूह इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा चुके हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट उनमें संपादक की जगह वो इंडस्ट्रियलिस्ट खुद इनके संपादक बने हुए हैं। तो उन स्थितियों में जो उनकी विचारधारा होगी उसी विचारधारा के अनुरूप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उसी के अनुरूप आचरण करना होगा। अब स्थिति ये आ जाती है कि इसके बाद उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया का लंबे समय से हमने देखा है कि लंबे समय से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किसी बात की के पक्ष में जब व्यापक प्रचार करता है तो शायद उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि हर चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, करोड़ों रुपए की राशि अपने एडवर्टीजमेंट पर खर्च करती है और अपनी उपलब्धियों का बखान करती है। लेकिन इसके बावजूद कई बार ये देखा गया है कि जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं अटल जी की गवर्नमेंट, तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव का नहीं हो रहा। लेकिन अगर मीडिया किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है तो शायद उस नेगेटिव मीडिया को पब्लिक ज्यादा फील करती है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बात तो ये रहती है। लेकिन अगर सोशल मीडिया की देखें तो आपने पिछले दिनों पढ़ा भी होगा कि टेलीग्राम के मालिक को फ्रांस की सरकार ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के पीछे कारण यही था कि जिस तरह से टेलीग्राम को, इन सब मीडिया को जो स्वतंत्रता मिली हुई है, कि स्वतंत्रता की बजाय इसको स्वच्छंदता के रूप में इन्होंने बदल दिया। ये स्वतंत्रता के रूप में काम नहीं कर रहे, ये मीडिया की एक तरह से स्वच्छंदता हो गई, जहाँ जो मर्जी जो कुछ चला जा रहा है, जो मर्जी नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। और मैं ये निश्चित रूप से मानता हूँ कि जो नैरेटिव गढ़े जाते हैं उनका इम्पैक्ट होता है। अब इम्पैक्ट चाहे वो इलेक्शन के दौरान हो या पब्लिक परसेप्शन के दौरान हो, वो नैरेटिव जो गढ़े जाते हैं, जिस तरह के लोग बड़े स्मार्टली, जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, वो अपने तरीके से नैरेटिव जिस तरह से गढ़ते हैं, उनका इम्पैक्ट पब्लिक पर डेफिनेटली होता है। तो पब्लिक पर इम्पैक्ट होता है, उसके साथ साथ नागेंद्र जी, सिक्के के दो पहलू हैं। उस दोनों पहलुओं में एक बात ये आ जाती है कि मेरे लिए इसमें लाभकारी क्या है। अगर मैं आर्थिक रूप से अधिक उन्नति करना चाहता हूँ और कोई राजनेता ऐसा है जो मेरे अखबार को, मेरे चैनल को करोड़ों रुपए के विज्ञापन तब देता रहेगा तब तक जब तक मैं उसके आलोचनात्मक रिपोर्ट्स नहीं छापूंगा, तो मैं अगर ये निर्णय ले लेता हूँ कि भाई पैसे आने दो, आलोचना का क्या है, तो फिर ये छोटी छोटी बात करते हुए उसका बड़ा व्यापक असर हो जाता है। ये आपने और मैंने कभी पूरी डिटेल में शायद नहीं समझा हो, लेकिन हमें ऐसा लग तो रहा होता है। इस से बचने का तरीका क्या है? क्योंकि उसकी अपनी व्यावसायिक आवश्यकता है, उसने 100-500 जितने भी लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, उसका खर्चा तो हो ही रहा है। और दूसरा ये मैं आपके साथ याद करूं, मैं कुछ पुराने पत्रकारों को गोविंद जी सुन रहा था, तो वो कहते हैं हम किसी भी राजनेता के साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखते थे क्योंकि कल को मुझे इसकी आलोचना लिखनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि कई लोग संबंध इसलिए रख रहे होते हैं प्रारंभ में तो कि भाई इस तरह मुझे न्यूज मिल जाएगी। तो ये बैलेंस जो है जिसके लिए बहुत विवेकशील लोग पत्रकारिता में चाहिए, पता नहीं वैसे लोग हैं कितने हैं नहीं है उसके बारे में पता नहीं। लगे कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन इसके बारे में है? और अगेन अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो एक अखबार चला रहा है या मीडिया चला रहा है, उसको
उसको सर्वाइव करने के लिए पैसा तो पैसा चाहिए। और ऐसा हो गया है कि बहुत सारा जो एलोकेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट है वो उसके सर्वाइवल का एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है कई बार। तो अशोक जी, गोविंद जी, लोकतंत्र का ये जो मीडिया जो है ये स्तंभ है, लेकिन जैसा गोविंद जी बताया ना, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का जो फर्क है वो मेंटेन करके, बहुत थिन लाइन है इन दोनों के बीच में। आप 1 सेकंड में इधर और 1 सेकंड में इधर आ जाते हो, लेकिन इसका जो एक व्यवसायीकरण जो हुआ है, जब किसी भी चीज का व्यवसायीकरण किया जाता है तो एक गवर्नेंस उसके साथ जोड़ देनी चाहिए। हो गया है, व्यवसायीकरण हो चुका है, चाहे वो प्राइवेट, पहले सरकारी मीडिया होता था, अब प्राइवेट मीडिया होता है। जैसे स्कूल्स, पहले गवर्नमेंट स्कूल ही होते थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्रालय है, उसकी गवर्नेंस है, उसकी ऑडिट्स होती हैं, उनको उनकी जो वेरिफिकेशन है, जो वैलिडेशन है, वो किए जाते हैं। क्या इस तरीके की सारी चीजें सोशल मीडिया पे अभी तक एप्लीकेबल हुई हैं? ये नहीं है, ये नहीं है, इसीलिए हम आज ये बात कर रहे हैं। जब तक कि किसी भी फ्री कुछ नहीं होता है, फ्री इज वेरी डेंजरस फॉर एनीबडी एंड एवरीवन। तो फ्री कुछ नहीं है, ये सारी पेड चीजें हैं जो किसी न किसी के पास पैसा है और जो इन्वेस्ट कर रहा है अपना टाइम, मनी, एफर्ट, ये सारी चीजें। लेकिन सामने वाले को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास जो भी फ्री इंफॉर्मेशन आ रही है वो सही है या गलत है। तो वो वेरिफिकेशन, वैलिडेशन नहीं हो रहा है, और वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देयर इज नो गवर्नेंस। जब तक उस चीजों के अंदर गवर्नेंस नहीं डाली जाएगी, तब तक ये जो स्वतंत्रता है ये स्वच्छंदता के रूप में फलती फूलती रहेगी, और वो बहुत ही घातक होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। कि भाई स्वच्छंदता जहां आ जाएगी तो फिर तो जितने मुंह उतनी बातें, और जिसके स्वार्थ से जो जुड़ेगा वो बोलेगा और वो करेगा। इसीलिए जो जो गोविंद जी की बात है वो बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है यहाँ पे, कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में जो फर्क है वो मेंटेन होना चाहिए। तो गोविंद जी, आपकी बात की वैल्यू को थोड़ा और अलग शब्दों में लेते हुए, एक होती है सेंसरशिप जिसमें कि इम्पोज किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे नहीं करना। एक होती है सेल्फ सेंसरशिप कह दो, या उसको सेल्फ रेगुलेटेड वे ऑफ राइटिंग। आपका बहुत करीब का संबंध रहा है, आपने पत्रकारिता करने वाले कई लोगों को एज जो आपकी भूमिका थी पीआरओ के रूप में और डायरेक्टर पीआर के रूप में वगैरह, उनकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। अगेन, वो जो पत्रकार है वो रिपोर्ट करने वाला है, पर उसको पता है कि मेरे जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल की ये ओरिएंटेशन है, तो मुझे उसके अनुसार ही लिखना पड़ेगा। दूसरा, उनके पास रिसोर्सेज की सीमा होती है। जैसे अभी नागेंद्र जी कह रहे थे वो वेरीफाई करे, वेरीफाई करने के साथ साथ अगेन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जिसमें आपको टाइम भी इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं जाना भी पड़े, और किसी के साथ बैठ के उसको कुछ खिलाना पिलाना भी पड़े, वो बहुत सारी बातें होती है, लॉजिस्टिक्स होती। तो मोटा मोटी आपको क्या लगता है इन सब सीमाओं के बीच में इस तरह की पत्रकारिता जो कि भारत के प्रजातंत्र को मजबूती देने में सब सार्थक होती हो, वो कितनी आप देख रहे हैं वर्तमान भारत में? अशोक जी, अभी नागेंद्र जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। आज की स्थिति में आप अगर देखेंगे तो कोई भी न्यूज़पेपर और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल बिना सरकारी सपोर्ट के एक बड़ा चैनल और एक बड़ा न्यूज़पेपर की हम कल्पना नहीं कर सकते। उसको हर हालत में गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ अब कुछ चैनल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको गवर्नमेंट चैनल्स की बजाय, कोई वो गवर्नमेंट सपोर्ट की बजाय जिनको दूसरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा हो, किसी और एजेंसी से सपोर्ट मिल रहा हो, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा हो। तो हालांकि उनकी बहुत स्ट्रगल की स्थिति में रहते हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं रहते थे। लेकिन अब क्योंकि हमें एक पाठक के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर, एक श्रोता के तौर पर हमारी ज़रूरत ये रहती है कि हमें एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिले। तो आज के तौर पर जैसा अगर हमने एक चैनल को देखा या किसी एक न्यूज़पेपर को पढ़ा, उसके बाद हम उसके ऊपर विश्वास करने की स्थिति में नहीं रह पाते। तो मेरा मानना यह है कि संभवतः जब अब आज सारे चैनल्स देखने के बाद, टीवी चैनल्स को 4, 5, 7, 8, 10 चैनल्स देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर कई बार पहुंच चुके होते हैं कि ये चैनल्स किसी एक पर्टिकुलर लाइन को लेकर, अपनी इसके एडिटोरियल की एक लाइन है, ये उसी लाइन पर चलेगा। एक दूसरा चैनल है, उसकी एडिटोरियल की लाइन कुछ दूसरी है, वो दूसरे लाइन पर चलेगा।
तो अगर हम दोनों तीनों चैनल्स को एक बार ढंग से देख के लेते हैं तो शायद हम अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनाने की स्थिति में रहते हैं बतौर दर्शक के। और ये लेकिन ये चीज़ टीवी चैनल्स के लिए तो हमने कर ली, लेकिन जो सोशल मीडिया की स्थिति है वो बिल्कुल बेलगाम है। एक बात और महत्वपूर्ण बात है कि जब इनके ऊपर सेंसरशिप की जो अगर आप बात करते हैं तो सेंसरशिप भारत में अगर सरकारी सेंसरशिप लगती है तो वो एक तरह से उसका फिर ये कहा जाएगा कि मीडिया का गला घोट दिया गया है। आज पूरी दुनिया में केवल कम्युनिज्म को छोड़ करके पूरी दुनिया में कहीं सेंसरशिप की गुंजाइश नहीं है। वो आप चाहे यूएस में देख रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में देख रहे हैं या दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देख रहे हैं, सेंसरशिप। जी मैं माफी चाहता हूँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 पॉइंट और आ जाए हमारे पास, जो 8-1 मिनट है उसमें। तो जो बात आपने कही उससे मुझे याद आता है कांग्रेशनल हियरिंग में मार्क जकरबर्ग जो बात कर रहे थे, और रिसेंटली भी एक लेटर लिखकर भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब बाइडेन प्रशासन की तरफ से उनको अमुक प्रकार के बातों को अपेक्षाकृत रोक देने की बात थी तो उन्होंने कहीं कहीं ऐसा किया है। सो ओवरऑल यहाँ पे अमेरिका के कंटेक्स्ट में ये बात कहीं ना कहीं स्थापित हो जाती है कि जो फेसबुक हुआ या यूट्यूब इत्यादि हुआ, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा इनका संचालन हो पाता है। अब इसके उलट जब हम भारत के कंटेक्स्ट में इसकी बात करते हैं नागेंद्र जी, तो अगर ये जो सोशल मीडिया है या अमुक चैनल जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उनको अगर कोई बाहरी शक्ति आर्थिक रूप से जो संबल वाली है वो अमुक प्रकार का परिवर्तन भारत में कर जाए, तो वो उनको इस तरह का कैंपेन करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अपने साथ जोड़ लेती है। तो ये एक और भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं इसके साथ ये और जोड़ना चाहता हूँ कि जो प्रारंभ में हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो अगर वातावरण बनाने में कोई एक विशेष मानसिकता को लेकर कार्य कर रहा हो तो ये एक काफी विस्फोटक सी स्थिति बन सकती है नागेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो बातें जो गोविंद जी और आपने बताई, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, लेकिन इसके साथ जब नियंत्रण की स्थिति डेवलप होती है, चाहे वो कोई भी नियंत्रित करे, मीडिया को अगर कोई नियंत्रित कर रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, तो फिर वो नियंत्रण जिसका रहेगा वो उसी तरीके से नैरेटिव चलेगा, चाहे वो बाहर की एजेंसी हो। अब जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आती है तो हम सोचते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ह्यूमन इंटरेस्ट क्या है, समाज का इंटरेस्ट, कम्युनिटी इंटरेस्ट क्या है ना? फिर उसके अंदर फिर उसके कई सारे डायमेंशंस आ जाते हैं कि सेफ्टी में क्या है, महिला सुरक्षा में क्या है, आप देश की सुरक्षा के लिए क्या है, तो और एजुकेशन के लिए, हेल्थ, हर चीज का अलग अलग डायमेंशन है। जब कभी भी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और नियंत्रण के अंदर तीनों में बैलेंस नहीं है और प्रॉपर गाइडेंस, गाइडलाइंस और गवर्नेंस इन प्लेस नहीं है, ये सिचुएशन हमेशा बनती रहेंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी देश या समाज इस चीज को एक्सेप्ट तभी कर पाएगा जब वो निष्पक्ष हो, और जब तक कि वो अनबायस्ड फॉर्मूला सामने नहीं आता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तब तक चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो कोई सा भी इंस्टाग्राम हो, ये हो, ट्विटर हो, कोई भी रहने दो, वो अपना व्यवसायीकरण करेंगे, लेकिन उसके ऊपर अगर गवर्नेंस और गाइडेंस नहीं है, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता और नियंत्रण तीनों को बैलेंस करने वाली, तब तक ये सिचुएशंस बनी रहेंगी। आई एम थिंकिंग, गोविंद जी आप बता सकते हैं ज्यादा इसमें, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है। तो गोविंद जी उनकी बात को लेते हुए आपके पास मैं ये बात और जोड़कर आना चाहता हूँ कि जो परसेप्शन बनता है जिसमें जैसे अभी जब हम बात करें सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं, कई समाचार ऐसे आए पुष्ट अपुष्ट जिसमें ऐसा लगा कि जो बांग्लादेश की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की कुछ भूमिका है, कि मोहम्मद यूनुस जो है उनके साथ पहले कुछ उनके अमेरिका के घनिष्ठ संबंध रहे हैं, वो एक पुरस्कृत भी हुए हैं यहाँ पे नोबेल प्राइज के अलावा। अब जो बात मैं कह रहा हूँ वो एक र्यूमर की तरह भी हो सकती है, पर कई इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि राहुल गांधी जब अमेरिका आते हैं तो वो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहीं ना कहीं लोग जिसको डीप स्टेट की तरह, अगेन अपुष्ट समाचार है, पर कुछ चैनल्स, मीडिया चैनल्स और मीडिया के द्वारा ये बात ऐसे स्थापित हो जाती है, लोगों को एकदम सही लगती है। इसके विपरीत भी है, कई लोगों को लगता है नहीं वो ही विजनरी है आने वाले समय। तो एक आम आदमी जो है, समझो कि मिडिल में लोग कम ही होंगे, लेकिन फिर भी न तो वो मोदी जी के भक्त जिसे कहते हैं वो है, न वो राहुल जी के भक्त अगर कहें या अनुयायी कहते हैं,
तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है, वो कैसे पता लगाएं। आप अपनी अनुभव से इसके बारे में क्या कह सकते हैं? पहले तो मैं बात बताना चाहूँगा जो अभी नागेंद्र जी ने कही कि इस पर रेगुलेटरी अथॉरिटी की, तो भारत में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो स्थिति है, एक क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस रहते हैं, प्लस प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। प्रेस में प्रिंट मीडिया के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स, जर्नलिस्ट और प्लस सोशल सेक्टर्स के कुछ लोगों को मिला करके प्रेस काउंसिल गठित हुई है। लेकिन प्रेस काउंसिल के बारे में हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि प्रेस काउंसिल एक ऐसा शेर है जिसके मुंह में दांत नहीं है। वो एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, लेकिन उसके पास में पनिशमेंट और सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। वो एक केवल सामान्य सी संस्था बनकर के रह गई है। तो आलोचकों का जो एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि प्रेस काउंसिल को और स्ट्रॉन्ग किया जाने की जरूरत है, ताकि प्रेस काउंसिल ने अगर कोई डिसीजन दिया तो उस डिसीजन को नियंत्रक के तौर पर माना जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ऐसे कैसे एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सेंसरशिप के हम खिलाफ है, तो एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में एडिटर्स का एक गिल्ड बना और वो एडिटर्स गिल्ड बैठ करके अपनी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करता है और अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाए रखने की कोशिश करता है। और किसी ने इंडिपेंडेंट नहीं बना के बाइज्ड वे में कुछ काम किया तो उसकी सुनवाई करके उसके ऊपर अपना विश्लेषण करता है। लेकिन अगेन वो भी कोई, उसके नियम भी कोई बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ तो ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो गई। लेकिन जब सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो मैं केवल एक उल्लेख करना चाहूँगा आज ही की घटना का, कि आज भारत के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने और होम मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स को बुलाया है। और नेटफ्लिक्स को इसलिए बुलाया है कि जो काबुल का विमान अपहरण की घटना थी, उस घटना में उन्होंने जो नाम अपहरणकर्ताओं के नाम भोला, शंकर और इसी तरह के नाम रखे, जो उनके कोड नेम थे, बल्कि उनको वास्तविक नामों से दूर रखा गया। ऐसा और भी कई मामलों में हुआ जब वास्तविक नाम कुछ और है और ये चैनल्स ने या जो दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने काल्पनिक नाम बना करके उसको उसकी जो मूल भावना है, लव जिहाद की भावना है, अगर लव जिहाद हुआ और उसमें आपको पता लगा कि एक धर्म के व्यक्ति का नाम उसी तरह से रख दिया गया जो दूसरे धर्म का, तो एक जैसे धर्म हो गए दोनों के, लड़का और लड़की के, तो लव जिहाद की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इस तरह की चीजें जब होती है तो मिनिस्ट्री को इसमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत है और उसको हम बजाय उसको सेंसरशिप मानने के, मेरा मानना है कि सरकारी हस्तक्षेप इसमें किसी न किसी स्वरूप में होने की जरूरत है, ताकि इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर कुछ अथॉरिटी बनाने की जरूरत है। पहले केबल रेगुलेटरी एक्ट आया था, तो केबल के रेगुलेशन के लिए वो एक्ट था, लेकिन अभी हाल फिलहाल उसके भी कोई प्रावधान इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि कुछ विशेष कार्रवाई उस पर हो सके। गोविंद जी, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। समय ये कह रहा है कि हम बिल्कुल जल्दी जल्दी समापन कर दें, पर ये जो लास्ट में आपने बात नेटफ्लिक्स वाली उल्लेख की, उसके बाद भी ऐसा होगा। एक और फिल्म आई द महाराज ऐसा कुछ, उस पर हाईकोर्ट ने थोड़े समय पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वो फिर चल पड़ी। और इसमें भी इन्होंने जो नाम रख दिए हैं, इसकी कई तारीफें भी हो रही हैं। पर जो बिंदु आपने उठाया है वो महत्वपूर्ण है कि एक नाम से अगर वो हिंदू नाम लग जाते हैं, और जो खानदार लेकर गए थे और जो टेररिस्ट छुड़ाए थे वो निश्चित रूप से उस तरफ के थे, तो क्या मानसिकता होती है जिसको लेकर जो निर्माता है वो इस तरह के नाम रख देता है? क्या उनकी कुछ बाध्यता है वगैरह? पर इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इसमें अगेन जो मैं पहले कह रहा था, सेल्फ रेगुलेशन का भी एक महत्वपूर्ण रोल है, जिसकी तरफ भी हमें ध्यान देना जाना चाहिए। पर फिलहाल मुझे लगता है ये जो बातचीत है ये कई बिंदुओं को बड़े महत्वपूर्ण ढंग से छूने में सफल रही। उसके लिए गोविंद जी का बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ आपने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया उसके लिए, और नागेंद्र जी आप दोनों का बहुत बहुत आभार है। और हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम खुलेपन से जो स्थितियां हैं उनको देखें, समझें और फिर अपने तौर पर कुछ निर्णय, अपना मन बनाएं। हम सब इस दिशा में बढ़ेंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे हार्मनी वो वाली, जो कि सिर्फ बनावटी या कृत्रिम या आर्टिफिशियल नहीं होगी, सचमुच हार्मनी होगी, क्योंकि सत्य को अपनाए बिना हार्मनी को अपनाने की बात जो है वो बैठ नहीं सकती। बहरहाल फिर एक बार आप दोनों का धन्यवाद, आभार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। अनुमति दें। धन्यवाद।